पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन फायर बीस्ट ने अपने वोल्केनो के अंदर से निकलकर चारों तरफ तबाही मचा दी थी, जिस वजह से सारे के सारे लोग एकदम परेशान हो गए होते हैं। वो सभी अपनी जान लगा देते हैं ताकि वो उन फायर बीस्ट को रोक सके, लेकिन उन फायर बीस्ट की तादाद तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सारे सेक्ट आपस में एक टीम बना लेते हैं ताकि सभी मिलकर इन फायर बीस्ट से मुकाबला कर सके, जिसमें लुआ हेमन सेक्ट भी शामिल होता है। लेकिन तब भी इतने सारे लोग मिलकर भी उन फायर बीस्ट का मुकाबला ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे और फायर बीस्ट अब भी उन पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस चारों मेजर सेट के एल्डर को देखते हैं जो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो सभी यहाँ से ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये फायर बेस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा पूरा का पूरा सेट बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पे लॉकडाउन लगाना होगा ताकि इस लॉकडाउन की वजह से वो बीस हमारे सेट के अंदर तक ना आ सके। वरना अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो वो टाइम दूर नहीं जब ये फायर बीस्ट यहाँ पर आकर हमारे पूरे सेट को बस एक चुटकी के अंदर खत्म कर देंगे। जिस पर बाकी मेजर सेट के भी एल्डर कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द पूरे बॉर्डर के ऊपर लॉकडाउन लगाना होगा ताकि हम उन बीस्ट को वहां अंदर आने से रोक सके। इसलिए सारे के सारे नेट्स एंड सोल लेवल के जो डिसाइपल होते हैं उन सभी को लॉकडाउन लगाने के लिए भेज दिया जाता है ताकि उन फायर बीस्ट को अंदर ना आने दिया जाए और उनके अंदर आने से पहले ही पूरी सिटी के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि वो बीस्ट वहां का कुछ ना बिगाड़ सके। इधर वो फायर बीस्ट अब भी पूरे गुस्से के साथ सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तब एक फायर बीस्ट जैसे उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो उस बीस्ट की वहाँ पर मार कर उसकी जान ले लेता है। लेकिन तब वो सारे बीस्ट वहाँ पर खड़े होकर एक अजीब सा फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन तब थोड़ी देर बाद उन फायर बीस्ट का फॉर्मेशन वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है और जैसे वो फॉर्मेशन टूटता है उसके अंदर की पावर वहाँ पर मौजूद जितने भी फायर बीस्ट होते हैं उन सभी के अंदर चली जाती है और जैसे जैसे उनके अंदर वो पावर जाती है वो फायर बीस्ट म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी पूंछ भी बिल्कुल भयंकर स्नेक में बदल जाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि ये फायर बीस्ट तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर म्यूटेट हो चुके हैं, अब इनसे लड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब भी वो क्या कर सकते थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उनसे तो लड़ना ही होगा। इसलिए वो सारे डिसाइपल दोबारा से उन फायर बीस्ट से अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ वांग भी कई सारे बीस्ट को मारे जा रहा होता है और बीस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वहीं पर वो एलाइट डिसाइपल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट को वहाँ पर मार रहा होता है और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो एलाइट डिसाइपल ही सबसे ज्यादा बीस्ट को यहाँ पर मार रहा है। लेकिन इतने सारे बीस्ट को मारने के बाद उसकी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। इस चीज को देखकर आसपास के जितने भी फायर बीस्ट होते हैं वो सभी एक साथ वहाँ पर जमा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर उस एलाइट डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब अचानक से इतने सारे फायर बीस्ट का अटैक वो एलाइट डिसाइपल नहीं झेल पाता और वहाँ से नीचे गिर रहा होता है। तब जैसे ही उसके ऊपर नजर उसकी बहन की पड़ती है वो एकदम हैरान रह जाती है और सारी चीजों को छोड़कर अपने भाई के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन उस एलाइट डिसाइपल की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोबारा खड़े होने की भी हिम्मत में नहीं होता है। ये देखकर उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर उसके भाई के साथ क्या हो गया। तब वो एलाइट डिसाइपल अपनी बहन से बस इतना कहता है कि अपना ख्याल रखना और इतना कहने के बाद वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर तो वो लड़की एकदम ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद उस एलाइट डिसाइपल के मरने के बाद उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एक पिल में बदल जाती है। इसलिए वो लड़की अपने भाई की डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने पास ही रख लेती है। लेकिन इस चीज से वो एकदम ज्यादा टूट भी चुकी थी और उसे उस फायर बीस्ट के लिए हद से ज्यादा गुस्सा बढ़ गया होता है और अब तो वो कैसे भी करके उन फायर बीस्ट को नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ उस सारे मेजर सेट के एल्डर उस सील के पास आ जाते हैं जिसे तोड़कर ये सारे फायर बीस्ट बाहर निकल गए थे। वहां आने के बाद सभी कहते हैं हमें सबसे पहले इस सील को ही बंद करना होगा, वरना जब तक ये सील खुला रहेगा तब तक ये फायर बीस्ट इसके अंदर से निकलते जाएंगे। अगर इस सील को बंद करने के बाद हमने लॉकडाउन भी लगा दिया तो ये सारे के सारे बीस्ट बिल्कुल बीच में फंस जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मौका हो सकता है कि हमारा पूरा सेट और हम सब की यहाँ पर जान बच जाए। जिसके बाद वहाँ पे सारे के सारे नेट्स एंड सोल लेवल वाले जो लोग होते हैं वो सभी उस सील के पास आकर अपनी पावर की मदद से उसे लॉक करना शुरू कर देते हैं जहाँ वो सभी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना रहे होते हैं ताकि कैसे भी करके ये सील दोबारा कभी न टूट सके। जहाँ मेजर सेट के एल्डर उनसे कहते हैं इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 4 मेजर सेट की पावर ही नहीं बल्कि तुम्हारे नेट्स एंड सोल लेवल की पावर भी लगेगी और तुम्हारी जो नेट्स एंड सोल है उसे इस फॉर्मेशन के साथ मिलाना होगा, तभी जाकर ये फॉर्मेशन इतना पावरफुल बनेगा कि ये हमारे लिए काफी टाइम तक इस बीस्ट को रोक सके। क्योंकि एक बार नेट्स एंड सोल से बना हुआ ये फॉर्मेशन इस वोल्केनो के ऊपर लग जाए तो उन फायर बीस्ट को इसे तोड़ने में काफी मुश्किल हो सकती है और तब तक हमें काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा कि कोई हम सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ये सुनकर वो सारे के सारे नेट्स एंड सोल लेवल वाले लोग अपनी पावर की मदद से वहां पर उस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे वो सभी परेशान भी होते हैं कि अगर उन्होंने इस फॉर्मेशन में अपनी नेट्स एंड सोल लगा दी तो उनके कितने सालों की मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और उनके
नेट्स एंड सोल लेवल की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब ब्लू हेमन सेट की एल्डर कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इस फॉर्मेशन को ठीक तरह से बना लो। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगी और तुम सभी के लिए उन सारे रिसोर्सेस को ला के दूंगी ताकि तुम जल्द से जल्द दोबारा से अपना नेट्स एंड सोल लेवल ब्रेक थ्रू कर सको। और इन 3 महीनों के अंदर हम ज़ियानवो किंगडम में काफी अच्छी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पर हम रह सकते हैं और वहाँ रहकर हम पूरी तरह से अच्छी तैयारी कर लेंगे कि अगर दोबारा से ये फायर बीस्ट निकल कर आए तब हमें उतना नुकसान नहीं होगा और हम आसानी के साथ उस बार उन फायर बीस्ट को खत्म कर सकते हैं। साथ ही जहाँ पर ये फॉर्मेशन बन रहा होता है वो सारे मेजर सेट के एल्डर पूरी जगह पर लॉकडाउन लगा रहे होते हैं और वो लॉकडाउन भी किसी फॉर्मेशन की तरह ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी वहाँ से दूर भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो सभी उस लॉकडाउन वाले फॉर्मेशन से बाहर निकल कर आ जाए, वरना अगर वो भी उसके अंदर फंस गए तो वो जल्दी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और देखते ही देखते सारे के सारे डिसाइपल उस लॉकडाउन वाले फॉर्मेशन से बाहर निकल कर आ जाते हैं और जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी उसके अंदर ही फंस जाते हैं। ये देखकर सभी की जान में जान आती है कि आखिरकार हमने इन बीस्ट को रोक ही लिया। लेकिन वो लड़की तो अभी भी एकदम ज्यादा उदास होती है अपने भाई के लिए। लेकिन तब वहाँ पे एक दूसरा डिसाइपल आकर उससे कहता है तुम्हारे भाई ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दी है, इसलिए तुम्हें उसके लिए खुद की हिम्मत बांधे रखनी है ताकि अगली बार कभी तुम्हें मौका मिले तो तुम इन फायर बीस्ट से अपना बदला ले सकती हो। दूसरी तरफ हम ज़ियानवो किंगडम के एक सेट को देखते हैं जहाँ पर सभी एकदम शांति का माहौल होता है और वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ की पूरी तरह से जमीन हिलना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बर्निंग सिटी के सारे डिसाइपल और एल्डर आ चुके थे जो सभी यहाँ पर इस सेट को बर्बाद करने के लिए आए हैं ताकि इसे खत्म करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम रहने के लिए अपना बसेरा डाल सके। ये देखकर तो उस सेट के एल्डर और जितने भी लोग होते हैं वो सभी डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बर्निंग सिटी के डिसाइपल और एल्डर की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो सभी मिलकर आसानी के साथ इस सेट की जो एल्डर होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ एक मेजर सेट का एल्डर अपना एक बहुत ही भयंकर अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस सेट की जो एल्डर होती है वहाँ पर उसकी जान ले लेता है। लेकिन मरने से पहले वो एल्डर सभी से ये कह रही होती है कि आखिर तुम लोगों ने दोनों सेट के बीच में हुए सॉइल बिल्डिंग अलायंस को क्यों तोड़ दिया? हमसे तो पहले ये कह दिया गया था ना कि दोनों सेट एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा यहाँ पर क्यों किया? देख लेना इसकी सजा पूरा का पूरा ज़ियानवो किंगडम तुम लोगों से लेकर ही रहेगा। लेकिन वो एल्डर तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता और इस सेट की एल्डर को वहीं पर खत्म कर देता है। और जैसे इस सेट की एल्डर खत्म होती है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बर्निंग सिटी के सामने अपना अपना सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उन लोग के अंदर अपना ताकत नहीं बची थी कि वो बर्निंग सिटी से फाइट कर सके। वहीं पर वांग भी मौजूद होता है जहाँ वो सारी चीजें देखकर सोच रहा होता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में हमेशा पावरफुल कमजोर को खत्म कर देता है और आज भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ। इस सिटी की कोई गलती भी नहीं थी लेकिन तब भी बर्निंग सिटी ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया बस अपने यहाँ पर रहने के लिए ताकि वो यहाँ पर रहकर सेफ रह सके। मुझे कैसे भी करके इस अजीब सी जगह से बाहर निकलना होगा। उसके बाद वो सारे के सारे एल्डर यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी से कहते हैं अगर 3 महीने के अंदर हमने कोई सुरक्षित जगह नहीं ढूंढी होती तो फायर बेस अपना फॉर्मेशन तोड़कर यहाँ पर भी आ जाएंगे और सारी चीजों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम सभी को यहाँ पर अच्छे से अपनी कल्टीवेशन करनी है ताकि अगली बार जब वो फायर बीस्ट आए तो तुम उनसे मुकाबला करने के लायक हो सको। और जो भी यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन करेगा उसे गिफ्ट भी दिए जाएंगे अच्छे अच्छे। ये सुनकर सारे डिसाइपल इस चीज के लिए मान जाते हैं और फिर इसे दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।